किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। ये ज़्यादा बेहतर आप इलाज कर सकते हैं अगर साइकोलॉजिस्ट की जेंडर ऑपोजिट है उसके क्लाइंट के। क्या आपको समझ आई बात? लेकिन यहाँ पे आप कैसे अपने टच को कैसे यूज़ करेंगे अपनी थेरेपी में? या तो आप थपकी दे सकते हैं या सर पे हाथ रख सकते हैं। देखना होगा कि कंडीशंस कहाँ। अगर क्लाइंट रो रहा है ज़ारोकता और आप ऐसे करके बैठे हुए, क्लाइंट को लग रहा है कि ये कैसा पत्थर दिल इंसान है, इसे मेरी परवाह नहीं, तो ऐसे में आप फिज़िकल टच कर सकते हैं। लेकिन हमारा माशरा इसकी इजाज़त देता है या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी होगी। वर्चू एथिक्स को भी फॉलो करना ज़रूरी है, आपके अंदर की अच्छाई को भी फॉलो करना ज़रूरी है कि आपने किस सेंस में टच किया अपने क्लाइंट को। गॉट इट? नन ऑफ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोड ऑफ एथिक्स, कोई भी कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कहते कि टच जो है वो अनएथिकल है, गैर अखलाकी है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी इसे अलाउ करती है, ACA अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन भी इसे अलाउ करती है, NASW नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स ये भी इसे अलाउ करती है, CAMFT कैलिफोर्निया एसोसिएशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली थेरापिस्ट ये भी फिजिकल टच को अलाउ करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने नाम लिए हैं उनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टच को अनएथिकल नहीं लेती। गॉट इट? टच इंक्रीजेस, बल्कि इसके फ़ायदे हैं। आप किसी को साइकोथेरेपी के दौरान अपनी वर्चू एथिक्स को मद्देनज़र मलहूज़े खातिर रखते हुए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी साइकोथेराप्यूटिक अलाइंस को इन्हेंस करेगी, आप उसका इलाज बेहतर कर सकेंगे। टच इंक्रीजिंग थेराप्यूटिक अलाइंस जो आपका बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोथेरापिस्ट, आपका क्लाइंट के साथ जो एक प्रोफेशनल रिलेशन है उसको ये बढ़ावा देगी टच करना। ठीक है? हैज़ मैनी हीलिंग क्वालिटीज़। टच इंक्रीजिंग थेराप्यूटिक अलायंस हैज़ मैनी हीलिंग क्वालिटीज़। गुड इट? इसके बाद है मीनिंग ऑफ टच वेरियस, ये उसके साथ ही है पॉइंट। मीनिंग ऑफ टच वेरीज अक्रॉस बोथ कल्चर एंड इंडिविजुअल। ये दोनों आपने तो कह दिया, आपके एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट ने तो ये चीज़ जायज़ करार दे दी कि आप किसी को फिजिकल टच कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसके मानी वेरी करते हैं। हो सकता है आपका फलां क्लाइंट जो है वो तो आपसे चाहे कि ये मुझे थपकी दे, मुझे दिलासा दे। एक और क्लाइंट है वो आपके हाथ लगाने पे सख्त खफा हो जाए, उसे आपका हाथ लगाना इतना नापसंद आए कि वो साइकोथेरेपी वो सेशन छोड़ के चला जाए। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है इसका मानी टच का। ठीक है? किसी को ये चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को ये चीज़ बहुत बुरी लग सकती है। इसी तरह से डिफरेंट कल्चर्स में भी ये चीज़ अच्छी या बुरी समझी जाती है। हो सकता है यूरोपियन कल्चर में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता हो, हमारे यहाँ ऐसा करना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, अच्छा नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स मस्ट फुली। पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स क्या है। जब आप अपने क्लाइंट का जायज़ा ले चुके हैं, आप अपने क्लाइंट को ड्यूरिंग साइकोथेरेपी डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजार चुके हो, आपके पास कुछ टेस्ट हैं, आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं अपने क्लाइंट के मुताल्लिक, तो आप पाबंद हैं कि उन रिजल्ट्स को किस तरह कन्वे करेंगे केयर गिवर को। एक तो आपको कन्वे किसको करने चाहिए, किसको नहीं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है? आपको एक बाप लेके आया अपनी बेटी को, ठीक है, तो आपने देखना है कि रिजल्ट बाप को कन्वे करने हैं, वो लेके आया। आप एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको प्रिंसिपल ने कहा कि इन बच्चों का IQ चेक करें। ठीक है? इनमें देखें कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनमें देखें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, तो आप इस चीज़ के पाबंद हैं कि आप जो रिज़ल्ट होंगे वो प्रिंसिपल को कन्वे करेंगे, और कन्वे करने में जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो आसान होनी चाहिए, जो लेमैन को समझ आ सके। गॉट इट? दो चीज़ें समझ आई इसमें? आप ऐसा नहीं करोगे कि आप स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो तो आपने मोहम्मद बशीर का IQ चेक किया तो पता चला कि ये बहुत कमज़ोर है, तो आपने उसके वाले जो है वो आपके जानने वाले थे, तो आपने फ़ौरन कॉल की, आपने कहा कि आपके बच्चे का तो बेड़ा गर्क हो रहा है स्कूल में, इसका तो IQ इसका लो है, ये है वो है। ये अनएथिकल होगा, ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होगी ये बात। गॉट इट? नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स मस्ट फुली डिस्क्लोज टेस्ट रिजल्ट्स इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज।
आपको ज़रूरी है कि आप ऐसी ज़बान में रिजल्ट्स कन्वे करें जो समझी जा सके, जो आम आदमी भी समझ सके। बट डू नॉट डू सो इन अ वे दैट रिवील्स द कंटेंट ऑफ टेस्ट आइटम्स। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि आप किसी टेस्ट आइटम को इलेबोरेट कर दो। फॉर एग्जांपल, आप अपने क्लाइंट के साथ RISB टेस्ट कर रहे हो, तो RISB में आपने सेक्सुअल एटीट्यूड को देखा, फैमिलियल एटीट्यूड को देखा, तो आप ऐसा नहीं हरगिज़ करेंगे। आप टेस्ट रिजल्ट्स में उसे बता दोगे कि वो एडजस्टेड है या माल एडजस्टेड है, वो एडजस्टमेंट उसकी मुताबिकत कैसी है, आप ये तो बता दोगे। ये हरगिज़ नहीं बताओगे कि फ़लाँ फ़लाँ एटीट्यूड इसका ऐसा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है टेस्ट की, ये आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ चीज़ की वजह से मुझे पता चला कि आप में ये चीज़ है। ये नहीं कन्वे कर सकते। आप उसे सिर्फ ये कन्वे कर सकते हैं, वो भी उस एजेंसी को कन्वे कर सकते हैं जिसने वो क्लाइंट आपको रेफ़र किया है। वो केयर गिवर हो सकता है, वो कोई भी और एजेंसी हो सकती है, वो स्कूल हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ टेस्ट आइटम्स बिकॉज दैट कंटेंट इज प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। आप टेस्ट की आइटम्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये पर्सनल होती है। टेस्ट आइटम्स को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल समबॉडी ऑन इट, उसकी कोई मलकियत है, इट्स नॉट यूअर्स टू रिवील, ये आपका नहीं है कि आपने उसे फैला दिया लोगों पे। ठीक है, या फिर बानो का मैंने कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और बाद में वो टेस्ट मैंने फेंक दिया और वो शाजिया भी पढ़ रही हैं, वो अक्सा भी पढ़ रही हैं, वो आयशा भी पढ़ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्लोज करना है जिसका टेस्ट है उसी को, ठीक है, या उसके केयर गिवर को, या जिस एजेंसी ने क्लाइंट रेफर किया। ठीक है, ये ना हो दूसरे दिन मुझे पता चले कि उसमें समोसा रखे कोई खा रहा। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, टेस्ट ऐसे आउट नहीं किया जा सकता। गॉट इट? जैसे बैंक के कागजात जो हैं वो पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, या किसी भी और ऑफिस के। इसके बाद है टेस्ट सिक्योरिटी। टेस्ट मटेरियल्स मस्ट बी केप्ट सिक्योर। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि टेस्ट मटेरियल ऐसे नहीं है कि आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें या कोई भी उसे उठा के लिए फिरे या गली मोहल्ले में आपको नीचे से पड़ा मिले। ऐसे में ये प्रैक्टिस करने वाले की पाबंदी है उसे कि वो टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनकी केयर कर सके, उनकी हिफाजत कर सके और अपने क्लाइंट्स को जो टेस्ट करवा चुका है उनकी सिक्योरिटी की गारंटी दे। वो ऐसे पब्लिकली ना फिरते रहें। क्या आपको समझ आ रही? टेस्ट आइटम्स आर नॉट रिवील्ड एक्सेप्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। वो जो टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे या किसी का आपने टेस्ट किया, वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि किसी और को आपने किसी के भी टेस्ट रिजल्ट्स बता दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंड व्हेन मैंडेटेड बाय लॉ, जब कानूनी तौर पे जहाँ पे ज़रूरी समझा जाए वहाँ दोगे। फॉर एग्जांपल आपको समन आ जाए या आपको अदालत में से साइकोलॉजिस्ट होने के नाते अदालत आपको हुक्म दे कि इस क्लाइंट की पर्सनैलिटी टेस्टिंग करें और रिजल्ट हमें दें, हमें जमा करवाएं फाइल, तो फिर आप ये कानूनी तौर पे आप के लिए लाजिम है कि आप वो टेस्ट जमा करवाएं। गुड इट? उसकी सालमियत का ख्याल रखना होगा। टेस्ट आइटम्स आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो जो टेस्ट के जो सवालात हैं वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए पब्लिकली। गुड इट? नेक्स्ट होगा ऑटोमेटेड स्कोरिंग। साइकोलॉजिस्ट इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ का मजाज होगा, जिम्मेदार होगा कि वो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर सके। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट का TAT टेस्ट किया और आप एक्सपर्ट नहीं थे TAT करने के, तो आप नहीं कर सकोगे वो टेस्ट। ठीक है, अगर आपने किसी की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की तो इस चीज़ को एथिक्स कहते हैं कि मेक श्योर कि आपने टेस्टिंग बिल्कुल अच्छे से की है। सही है, आपने महारत से टेस्टिंग कर चुके हैं। ये नहीं है कि आपने किसी की टेस्टिंग की और फिर आप रिस्पॉन्सिबल ही ना हो। आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने किसी को डिप्रेशन डायग्नोज किया है तो एथिक्स ये कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। ठीक हो गया? इसीलिए इट सीम्स टू बी की वर्डिंग आती है कि इट सीम्स टू बी डिप्रेसिव, कि आप ये सोशल साइंसेस है, हो सकता है कि वो डिप्रेशन ना हो, उसे कोई और अलामात आ रही हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि पक्का ठक्का उसे डिप्रेशन ही हो।
फिर भी आप नबी तुली बात करोगे, आप ये नहीं कहोगे कि इसे डिप्रेशन है, आप कहोगे हो सकता है इसे डिप्रेशन है। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आर प्रोफेशनल्स, दे टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क। कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जो उसने काम किया है, वो अपने सारे असेसमेंट्स की होंगी जो क्लाइंट्स की, उसका वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके हाथों से वो गुजरा है। ठीक है। क्लाइंट की जितनी भी जांच उसने की है वो बाकायदा उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि इस बंदे ने इसकी जांच की है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। ठीक हो गया। इसके बाद है थ्रेटिकल इश्यूज, लास्ट वन होगा थ्रेटिकल इश्यूज। आर यू मेजरिंग अ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन बीइंग टेस्टेड। ये चीज़ बहुत अहम है कि आप किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने उसकी कौन सी ट्रेड्स को मापा है, किस चीज़ का जायज़ा लिया आपने किसी की पर्सनालिटी टेस्टिंग की तो पर्सनालिटी की डेफिनेशन ही ये है कि परमानेंट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी के वो इसमें आएंगे। वो चीज़ नहीं आएगी जो आजकल वो चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है, किसी ने थप्पड़ मारा तो इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा था, आपने वो एरिया मेजर कर लिया, इसका मतलब आपने गलत किया। क्या आपको समझ आ रही? इसे समझ लें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्रोफेशनल किसी की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करता है, नफ्सियाती आजमाइशों से किसी की जांच करता है, तो उसे क्या करना होगा? उसे किसी भी उस पर्सन की जो जांच जिसकी कर रहा है वो उसकी उन खासियतों की जांच करनी है जो परमानेंट है। उन खासियतों की जांच नहीं करनी वो जो आजकल उसने चिड़चिड़ेपन में ऐसा कर दिया। ठीक है। जो उसकी पर्सनालिटी का खासा है उन ट्रेड्स को मेजर करना है, वरना क्या होगा? वरना थ्रेटिकल इश्यूज होंगे। गॉट इट? इफ सो डिफरेंसेस इन स्कोर्स ओवर टाइम रिफ्लेक्ट। अगर एक टेस्ट आपने किसी एक पर्सन पे अप्लाई किया, अगले दिन फिर किया, 3 दिन बाद फिर किया और डिफरेंसेस आ रहे हैं, या तो समझा जाएगा कि टेस्ट रिलायबल नहीं है। अगर तो स्टैंडर्ड टेस्ट है तो इसका मतलब है आपका प्रोसीजर वैलिड नहीं है। ठीक है। आपने गलती से वो चीज़ें मेजर कर ली जो परमानेंट नहीं थी, जो चेंजेबल थी, वो करैक्टरिस्टिक्स मेजर नहीं करने। गॉट इट? इफ सो डिफरेंसेस इन स्कोर्स ओवर टाइम रिफ्लेक्ट। अगर ऐसा कर दिया तो फिर वक्त के साथ साथ सारे डिफरेंसेस सामने आएंगे कि पहले इसका रिजल्ट इतना था, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया। इसका मतलब मेजरमेंट एरर है, आपसे मेजरमेंट में गलतियां हुई हैं। सब्जेक्ट्स वेरिएबल सच एज फटीग, जैसे कि आप थके हुए हैं और आपने किसी के टेस्ट रिजल्ट्स गलत लिख दिए, या क्लाइंट पे इतनी ज़्यादा थकन थी और उस वक्त आपने उसकी पर्सनालिटी मेजर की और आपने उस थकन को भी पर्सनालिटी का हिस्सा बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। कोई सवाल है तो पूछ लें।